अच्छा जी, स्क्रीन शो हो रही है सबको? मुझे काइंडली टेक्स्ट कर दें आप लोग। काइंडली मुझे टेक्स्ट कर दें कि स्क्रीन सबको शो हो रही है। चलें ठीक है। अच्छा जी, जैसे कि आप सबको पता है कि अब जो है हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है, जिसका ये डेमो क्लास है, ट्रायल क्लास है। 11th बैच है ये हमारा। और इसमें आपकी जो है 5 प्री ट्रायल क्लासेस होंगी, आप लोग उसको ले सकते हो। डेली की क्लास होगी आप लोगों की। आज छोटा सा एक डेमो है, एक इंट्रोडक्शन है आपका, सेशन को लेके कह लें, एकेडमी को लेके कह लें। जिस तरह से बहुत सारे जो है बच्चे जानते हैं एकेडमी को, उस तरह कुछ बच्चे नहीं जानते, कुछ को ये भी नहीं पता कि कब से है, क्या नहीं है और क्या करवाते हैं। तो मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे पाक सिविल एकेडमी जो है ऑनलाइन एकेडमी है। यहाँ पे आपको जो है पीपीएससी, एफपीएससी और जितने भी ये वन पेपर एग्ज़ाम्स हैं, आपका पीएमएस का जीके हो गया, आपका सीएसएस का एमपीटी हो गया, ठीक है? आपका एनटीएस का एग्ज़ाम हो गया, आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो सीट्स आती हैं, जिनका जनरल सिलेबस होता है, ठीक है? उनकी तैयारी करवाई जाती है, ठीक है? ये हमारे जो है स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने डिफरेंट टेस्ट को क्वालिफाई किया, ठीक है? और एलोकेशंस भी हुई हैं काफ़ी। आप जो है ये सब चीज़ें फेसबुक के पेज पर जाके देख सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। ड्यूरेशन जो होगा इस सेशन का वो 2 मंथ्स का है। क्लासेस आपकी डेली ज़ूम पे होंगी। ज़ूम एप्लीकेशन पे आपका एक ग्रुप बनाया जाएगा, जहाँ पे आपको जो है क्लास का लिंक शेयर कर दिया जाएगा और वहीं आप उसी लिंक के थ्रू डेली क्लास जॉइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएँगे। इसमें ये होगा, थोड़ा-सा मैंने चीज़ें कुछ ऐड की हैं इस सेशन में, वो ये है कि आपके वीकली ग्रैंड टेस्ट होंगे, ठीक है? आपकी वीकली टेस्टिंग होगी, जो आपको पूरे हफ्ते पढ़ाया जाएगा, उसका आपका टेस्ट लिया जाएगा। इसके अलावा आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएँगे, जो कि 1500 प्लस पेजेज़ पर होंगे, ठीक है? और आपके ये सब्जेक्ट्स हैं, नीचे आ जाएँ तो, टोटल 10 ये सब्जेक्ट्स हैं आपके, जो आपके इस सेशन में कवर करवाए जाएँगे। जो जनरल सिलेबस होता है आपका, अभी वो आउटलाइन सारी शेयर की जाएँगी आगे आपके साथ। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को करवाई जाएँगी। फ़ी इसकी मैंने 4000 रखी है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है लास्ट सेशन की फ़ी हमारी 7000 थी, यानी कि 6500 थी, 7000 के करीब ही थी। तो रजिस्ट्रेशंस भी हुई, बच्चों ने जॉइन भी किया, सब कुछ था, लेकिन उसके बाद कुछ बच्चे रहते थे, जो कि अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे। और उनका ये कहना था, मैम हम नेक्स्ट टाइम जॉइन कर लेंगे जब आपका नेक्स्ट सेशन होगा। सीट्स भी हमारी कंप्लीट हो गई थी। तो अब ये था कि मैं ये चाह रही थी कि ये सेशन इस तरह से हो कि जो बच्चे अफ़ोर्ड नहीं कर सकते ना, वो भी इसको जॉइन करें। क्योंकि महँगाई आप सबको पता है बहुत ज़्यादा हुई हुई है और अनएम्प्लॉयमेंट भी है। हम सारे स्टूडेंट्स ही हैं जो अकेडमी जॉइन करते हैं, पढ़ते हैं और हमें जो है गवर्नमेंट की सीट्स भी चाहिए, हमें जॉब्स चाहिए। तो उसके लिए हमें अकेडमी जॉइन करनी है। इस पे अगर फ़ी आप लोगों की कम हुई है, तो आप लोगों ने हरगिज़ ये नहीं सोचना कि किसी किस्म का क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है या आप लोगों को कुछ चीज़ें कम प्रोवाइड की जाएँगी, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा इसमें। पहले से मेरी हमेशा कोशिश रही है कि चीज़ों को बेहतर करूँ और हर इंसान की यही कोशिश होती है कि बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाए। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि इस सेशन में जो है ना, आपको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ, पहले से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ। और 100 सीट्स हैं इस सेशन में कंप्लीट। अच्छा, इसमें ये है कि आपका जो अभी पीएमएस अनाउंस हो चुका है,
उसका जो जीके का पेपर होता है, जो कि आप कह लें कि मोस्टली बच्चा उसी में फेल होता है, उनके स्कोर नहीं हो पाते हैं, तो उसकी भी इसी में तैयारी करवाई जाएगी। और आपका जो स्पेशल सीएसएस का एमपीटीआर है वो भी इसी में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर का जो आपका सीएसएस का एमपीटी होगा वो भी इसी में ऐड हो जाएगा। सर आप को होस्ट हैं, तो आप अपना माइक जो है अनम्यूट कर लें, फिर आप अपनी आउटलाइन जो है बच्चों के साथ शेयर कर दें और अपना इंट्रो भी करवा दें काइंडली। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप सबको? वालेकुम सलाम जी, आपकी आवाज़ क्लियर है। मैम इनसे भी पूछ लें, इन्हें इन सबको आ रही है? ये अपने अपने हैंड रेज कर दे जिनको आवाज आ रही है, जिन्हें कोई डिस्टॉर्शन हो रही है, वो भी साथ साथ बताते जाए। चलें जी, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो जैसा कि मैम ने आपको बताया कि हमारा ये 11th सेशन है, और इस सेशन में हम स्पेशली जो डिस्कस करेंगे या जो हम पढ़ेंगे वो एफपीएससी, पीपीएससी, पीएमएस, जीके, एनटीएस, और उसके बाद आप वन पेपर जितने भी आपके हैं उन सब के अबाउट हम पढ़ेंगे। तो इसका सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं कि आपका पीपीएससी या एफपीएससी ये हैं क्या चीज़ें, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक तरह से बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिन्हें कुछ पता ही नहीं है अभी कि पीपीएससी या एफपीएससी, एनटीएस वगैरह हैं क्या। तो सबसे पहले मैम स्लाइड शो कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि पीपीएससी, एफपीएससी, इसमें आपके 10 सब्जेक्ट होते हैं। बाज़ टीचर 11 सब्जेक्ट करते हैं, बाज़ 10 करते हैं, लेकिन हम जो आपको प्रोवाइड करेंगे वो आपको 11 सब्जेक्ट ही प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, इंट्रोडक्शन कह रहे हैं, सॉरी। अच्छा, मेरा नाम नबील अहमद है, और सेकेंडली जो मेरा एक्सपीरियंस है पीपीएससी या वन पेपर के एग्ज़ाम, वो ऑलमोस्ट 2 से 2.5 ईयर का है, और मेरे काफ़ी पेपर पीपीएससी और एफपीएससी के क्लियर भी हो चुके हैं। तो इससे हट के और कुछ आपने पूछना है तो वो आप पूछ सकते हैं। जिसका कोई क्वेश्चन है वो पूछ लें अभी, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो दरमियान में से ना पूछिएगा। आप लास्ट में आपको टाइम देंगे, आप उस टाइम में जितने मर्जी क्वेश्चन कीजिए। अच्छा चलें जी, मैं आपको ये 10 सब्जेक्ट की आउटलाइन पहले बता देता हूँ कि जो हम आपको ना इस सेशन में प्रोवाइड करेंगे या जो हम आपको इसमें पढ़ाएंगे। सबसे पहले पाक स्टडी। पाक स्टडी की आउटलाइंस में आपको सबसे पहले इंडियन प्री हिस्ट्री करवाई जाएगी। इंडियन प्री हिस्ट्री में आपका ये आ जाएगा कि इस सरजमीन पे, सब कॉन्टिनेंट की सरजमीन पे सबसे पहले कौन आया और उसने क्या-क्या किया। मतलब कि से लेके जो हमारा पहले दिन का टॉपिक होगा वो हमारा 484 एडी तक जाएगा। पहला हमारा लेक्चर इसके अबाउट होगा। सेकेंडली हमारा लेक्चर जो होगा वो होगा हमारा मोहम्मद बिन कासिम। इसका ड्यूरेशन हमने पढ़ना है 712 से लेकर 715 तक। एंड देन हमने इसी सेकंड लेक्चर में ही हमने पढ़ना है गजनवी डायनेस्टी, जो कि 862 से लेकर 1186 तक रही। एंड देन इसी लेक्चर में हम गौरी डायनेस्टी को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमारा थर्ड लेक्चर जो होगा वो होगा हमारा दिल्ली सल्तनत पर, जिसमें जो आपका है 1206 से 1526 तक है। और इसमें हम इसमें जो थर्ड लेक्चर होगा हमारा दिल्ली सल्तनत का ओवरऑल, ये स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी को, इन दो डायनेस्टीज को हम डिस्कस करेंगे। देन हम तुगलक डायनेस्टी और सैयद एंड लोधी डायनेस्टी को चौथे लेक्चर में करेंगे। एंड उसके बाद हमारी आ जाएगी मैम, नेक्स्ट स्लाइड शो कीजिएगा। देन आ जाएगी मुगल डायनेस्टी आपकी। मुगल डायनेस्टी को हम मजीद दो पार्ट्स में शो करेंगे। पहला आ जाएगा आपके अपर मुगल एंड देन आपके लेटर मुगल। अपर मुगल में आपके आ जाएंगे 1526 से 1707 तक, एंड देन 1707 से 1857 तक। और फिर हमारा जो
6 लेक्चर होगा वो होगा हमारा यूरोपियन एडवेंट इन सब कॉन्टिनेंट, के यूरोपियन कब से इस सरजमीन पर आए। तो वो आपको पता है वास्को डी गामा आया था सबसे पहले यहाँ पे, एक पुर्तगीज ट्रेवलर था, वो आया था सबसे पहले यहाँ पे। तो 1498 में वो आया था, तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे और फिर 1857 तक लेके जाएंगे। एंड देन उसके बाद हम पाकिस्तान मूवमेंट 1857 से 1947, या इसे हम इसको दूसरा नाम भी आप दे सकते हैं, ब्रिटिश एम्पायर इन सब कॉन्टिनेंट 1857 टू 1947 तक। और देन आपकी पाकिस्तान हिस्ट्री आ जाएगी। तो इस तरह हमारे पाक स्टडी के लेक्चर बन जाएंगे, 8 से 9 सब्जेक्ट बनेंगे, जिसमें हम आपकी कंप्लीट पाक स्टडी कर लेंगे। चलिए मैम नेक्स्ट स्लाइड शो करें इस्लामिक स्टडी की। और ये जो आउटलाइंस हैं ये आपको वैसे भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ये अभी तो जस्ट हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको ये प्रोवाइड कर दी जाएंगी। साथ साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है अभी आपको, अगर लिखना चाहें तो कोई, तो वो उसकी अपनी मर्जी है, वो लिख सकता है, अदरवाइज इसको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अच्छा, इस्लामिक स्टडी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉफिट्स हिस्ट्री, जिसमें जिसे हम उर्दू में कहते हैं कसस-उल अंबिया, जो कि कुरान मजीद में 26 पैगंबर का जिक्र है। तो वो उन 26 पैगंबरों को ही हम पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे और सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे कि पहले कौन सा नबी आया, देन उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो ये सारे हम पढ़ेंगे पहले अपने लेक्चर में। सेकंड लेक्चर हमारा होगा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इनका ड्यूरेशन हमने कंप्लीट एंड डीपली पढ़ना है। जो आपके 26 प्रॉफिट हैं, पहला लेक्चर होगा जस्ट वो हम उनके बारे में बेसिक बेसिक चीजें पढ़ेंगे, या जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें जितनी भी हैं इंशाल्लाह उनमें से कोई भी नहीं छोड़ी जाएगी। और जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है ये हमने कंप्लीट डीपली पढ़नी है। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये जो मैम आपने लिखा है ना 630, ये 630 नहीं है, यहाँ पे लिखिएगा 632। हजरत मोहम्मद की लाइफ में जो लिखा हुआ है ना आपने 570 टू 630, ये 630 तक नहीं है, ये 632 है। एंड देन उसके बाद आपका टॉपिक आएगा जी खुलफाए राशिदीन, जिसमें जो हमारे इस्लाम के 4 खुलफाए राशिदीन हैं उनका दौरानिया पढ़ेंगे कंप्लीटली एंड डीपली। 632 से 661 तक इनका 30 साल का दौरानिया है, वो सारा पढ़ेंगे। और उसके बाद आपकी जो डायनेस्टीज या इस्लाम में जो डायनेस्टी का कंसेप्ट आता है वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपकी उमैया एंड अब्बासिड 2 फेमस डायनेस्टी हैं वो पढ़ेंगे। अब्बासी डायनेस्टी को आगे मजीद डिवाइड कर दिया है मैंने, कि ये अब्बासीड के अंडर जो डायनेस्टीज थी, मतलब कि एक तो ऊपर से डायनेस्टी थी और इसके अंदर भी फिर डायनेस्टीज बनती रही हैं। तो उनमें आपकी सबसे बड़ी डायनेस्टी आ जाएगी फातमीद वाली, ये जो आपके शिया हजरात की थी डायनेस्टी, ये मिस्र में सारी, ये वो पढ़ी जाएगी। एंड देन उसके बाद जंगी डायनेस्टी, अयूबी डायनेस्टी, सलाहुद्दीन अयूबी वाली, और जंगी ये नूरुद्दीन जंगी वाली। सल्जूक एम्पायर, जो ये आजकल आपका सल्जूक का ड्रामा भी एक चल रहा है, तो ये डायनेस्टी भी। और देन ख्वारिज़म एम्पायर, ख्वारिज़म एम्पायर में आपका ये अलाउद्दीन और ये जलालुद्दीन ये आ जाएंगे, आपके मोहम्मद शाह ख्वारिज़म आ जाएगा। तो ये आपका अब्बासी डायनेस्टी की सब डायनेस्टीज होगी। एंड देन उसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम, जिसमें आपके कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज और जिजिया, उशर, खर्च, इन सब बेसिक बेसिक जो आपकी चीजें हैं इन सबको डिस्कस करेंगे। एंड देन आपका कुरान एंड हदीस का टॉपिक, कुरान के जो मशहूर सूरतें हैं उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन, और कुरान की जो बेसिक इंफॉर्मेशन जितनी भी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, वो हम सारी की सारी पढ़ेंगे। एंड उसके बाद फेमस असहाबा इकराम, मशहूर सहाबा इकराम जो हैं, जो मतलब कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जिनका कोई ज़िक्र ना होगा या किसी वजह से नहीं हो सकेगा, तो उसे हम अलहदा से सेपरेटली बना के एक टॉपिक बना देंगे सहाबा इकराम का। उसमें जो सहाबा इकराम रह जाएंगे वो सारे उसमें आ जाएंगे। या इस टॉपिक को आप दूसरा नाम दे लें मुस्लिम स्कॉलर्स का, या इमाम का नाम दे लीजिएगा। जो आपके चारों इमाम हैं, इमाम अरबा, उनको पढ़ लेंगे, इसी में उसको भी ऐड कर लेंगे। तो इस तरह करके ये आपका इस्लामिक स्टडी का सिलेबस सारा क्लियर हो जाएगा, और 7 से 8 लेक्चर हमारे इस पे बनेंगे। मैम नेक्स्ट स्लाइड शो कीजिएगा।
जनरल साइंस। जनरल साइंस में हमारा पहला टॉपिक होगा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, कि यूनिवर्स कब से स्टार्ट हुई। ये हम निबोला से स्टार्ट करेंगे, 13.8 बिलियन ईयर से स्टार्ट करेंगे, एंड देन हम उसके बाद इसको आइंस्टाइन तक लेके जाएंगे, आइंस्टाइन और गलीलियो गलीली तक लेके जाएंगे हम इसे। और सेकेंडली आपका आ जाएगा एस्ट्रोनॉमी। वैसे तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में ही हम ये सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, निबोला और ये सब चीजें पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी इसे ना एक अलग से टॉपिक भी मैंने बना दिया कि अगर जो चीजें ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में रह जाएंगी वो हम सोलर सिस्टम में उसको डिस्कस कर लेंगे। एंड देन आपका जो थर्ड है वो है एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर। इसमें जो आपके एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर की 4 लेयर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर वगैरह। और एंड देन आपका अर्थ स्ट्रक्चर, अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर जस्ट हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मेंटल क्रस्ट ये सब चीजें आ जाती हैं, मेंटल क्रस्ट कोर, ये 3 चीजें आएंगी इसमें और वही डिस्कस करेंगे हम। एंड देन उसके बाद ये कुदरती जो आपकी आफात आती है, नेचुरल डिजास्टर जिसे कहते हैं, साइक्लोन, टर्नेडो, हुरिकेन, तो इन सब की डेफिनेशन, और ये किस कंट्री में कौन सा आता है। जैसे ये पैसिफिक ओशियन में और तरह के आते हैं, अटलांटिक ओशियन में और तरह के आते हैं, तो इनको अलग अलग से ना नाम दिए जाते हैं, तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। और उसके बाद बेसिक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स की बेसिक बेसिक टर्म करेंगे हम, और उसके बाद केमिस्ट्री के जो फेमस साइंटिस्ट हैं या इसके बेसिक चीजें हैं, एसिड बेस वगैरह ये सब चीजें। अ, आप टेक्स्ट प्लीज दरमियान में ना करें, आपको एंड में पूरा का पूरा टाइम दिया जाएगा, आप जो मर्जी पूछ लीजिएगा इसमें। एंड देन उसके बाद इसका पेपर पैटर्न अगर देखें तो आपको मैं पेपर पैटर्न इसका मैं ना आपको बता देता हूं कि आपके पीपीएससी या एफपीएससी का पेपर पैटर्न क्या होता है, अलग अलग से मैं बताता हूं। मैम अपनी अपनी तरफ से आप वीडियो ऑफ करें एक दफा, मुझे पेपर पैटर्न समझाने दें। अच्छा जी, पेपर पैटर्न मैं आपको बताता चलूं कि पीपीएससी का पैटर्न क्या होता है और उसके बाद एफपीएससी का पैटर्न क्या होता है। दोनों का 100 नंबर का ही पेपर होता है, और एनटीएस तो एक तरह से इन दोनों से आसान है। हमारे जो यहाँ पे जो असल जो हम पढ़ेंगे ना, जिसके अबाउट पढ़ेंगे या जो हमारा असल मकसद है वो है पीपीएससी और एफपीएससी को हाईलाइट करना। तो पीपीएससी में अगर देखें तो पीपीएससी आपका 100 नंबर का पेपर ये भी, और एफपीएससी का भी 100 नंबर का। अब पीपीएससी में होता ये है कि पीपीएससी में आपके जो ये मैंने 11 सब्जेक्ट बताए ये सारे के सारे आएंगे, और इनको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे 10 नंबर की आपकी उर्दू कन्फर्म आएगी, 8 नंबर की मैथ आपकी कन्फर्म आएगी, और आपकी 6 से 7 नंबर की इस्लामिक स्टडी आएगी, और उसके बाद आपकी 23 से 25 नंबर की आपकी पाक स्टडी आएगी। एंड देन उसके बाद जो जनरल साइंस का पोर्शन है आपका, वो आपके 6 से 8 नंबर की, सॉरी ये आप लिख लीजिएगा, ये चीजें आप लिख लें। और उसके बाद जो आपका रह गया ज्योग्राफी का पोर्शन, ज्योग्राफी भी आपके 4 से 5 नंबर की आएगी। एंड देन आपकी इंग्लिश, इंग्लिश आपकी 10 से 12 नंबर की आएगी। और आपका फिर करंट अफेयर, करंट अफेयर भी आपका 4 से 5 नंबर का आएगा।
उसके बाद आपका कंप्यूटर साइंस, ये भी 7 से 8 नंबर का। उसके बाद ये आपका जीके, जीके भी आपका 10 से 12 नंबर का। तो ये इस तरह ओवरऑल जो बाकी हिस्ट्री रह जाती है पीछे, अमेरिकन हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री और नॉर्थ अफ्रीका की हिस्ट्री या एशियन कंट्रीज की हिस्ट्री, वो आपकी जो है वो आपकी 5 से 6 नंबर की, 5 से 4 नंबर की, इतनी की आती है वो। तो ये आपका पीपीएससी का सिलेबस होता है। और उसके बाद जो एफपीएससी है वो बस उसमें एक तरह से लिटिल बिट डिफरेंस है। एफपीएससी में ये होता है कि 20 नंबर की आपकी मैथ कंफर्म होती है और 20 नंबर का ही आपका आपकी इंग्लिश होती है। एंड देन जो आपके पास 60 रह जाता है, आप 60 को वो इस पूरे पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं, रिमेनिंग सब्जेक्ट जितने भी है आपके। अब जो 60 नंबर है वो बाकी मैथ और इंग्लिश को निकाल के बाकी ये पीपीएससी वाले जो जितने भी सब्जेक्ट रहते हैं वो आपके सारे 60 नंबर पे आ जाएंगे। तो ये एक तरह से लिटिल बिट सा इनमें डिफरेंस है। तो इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाएगी इस सेशन में, वो पीपीएससी को दी जाएगी। बिकॉज अगर आप पीपीएससी को कर लें अच्छी तरह से तो आपके लिए एफपीएससी, पीएमएसजी के, एनटीएस वन पेपर जितने भी एग्जाम हैं वो सारे बहुत इजी हो जाते हैं अगर आप पीपीएससी को अच्छी तरह से कर लें तो। बात ये होता है कि बाद स्टूडेंट जो है मतलब कि पीपीएससी को कह के ये कह के छोड़ देते हैं कि ये मुश्किल है या नहीं होगा, लेकिन असल जो बेसिक्स है वो आपके पीपीएससी ही है, पीपीएससी ही आपकी बेस है। पीपीएससी अगर आप अच्छी तरह से कर लें तैयार, ये एफपीएससी, एनटीएस, पीएमएस, जीके वगैरह ये सब कुछ बहुत इजी हो जाते हैं। तो ये था आपका पेपर पैटर्न। अभी ये पेपर पैटर्न मैं आपको वो बता रहा हूँ जो रिसेंटली पीपीएससी के पेपर हुए हैं, जितने भी 16 स्केल के, 17, 14 स्केल के, ये जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं अभी, ये मोस्ट रिसेंटली 2020 के बाद जो आपका पीपीएससी के पैटर्न चेंज किया था, ये उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ सारा का सारा। ये सारा पैटर्न जो आपको बताया है 2020 के बाद जो पैटर्न पीपीएससी वालों ने चेंज किया है उसके अकॉर्डिंग आपको सारा बताया गया। तो मैम वो जो रुक गया था आउटलाइंस का वो आगे बता दें। स्लाइड शो करें एक दफा अपनी तरफ से। मैम अपनी तरफ से स्लाइड शो कीजिएगा वो आगे। हसन शरीफ अभी देखें तो 2 दिन रहते हैं, 2 दिन में आप कितना पढ़ लेंगे? तो मेरा आपको जिनका पेपर है 26 को, 5 को, तो मेरा उन सबको यही मशवरा होगा कि इस पेपर को वो इजी होके दें और जो हमारा ये सेशन ज्वाइन करें, इसके बाद जो आप पेपर देंगे वो आप अच्छी से प्रिपेयर होके पेपर दें। अभी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, इजी रहे, अभी तो बहुत जॉब्स आनी है आपकी। अगर आप पीपीएससी की वेबसाइट पे देखें तो अपकमिंग में बहुत सारी जॉब्स पड़ी हैं आपकी। मार्च के एंड तक आपके एक्साइज इंस्पेक्टर की सीट्स आ जाएंगी, तो उनके लिए तैयार हैं। उसके बाद ये कल हेड मास्टर्स की भी सीट्स उन्होंने उसका भी ना जो फॉर्म था वो उन्होंने आगे ऑफिस में, पीपीएससी ऑफिस में भेज दिया है। वो भी सिग्नेचर हो के अभी कुछ दिनों में ही उसकी एड भी आ जाएगी, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। हेड मास्टर की सीट्स भी आपकी पीपीएससी के थ्रू ही आएंगी 17 स्केल की, और उसके बाद डीईओ की भी सीट्स उसे पीपीएससी के थ्रू ही आएंगी आपकी। तो ये अपकमिंग में है, अभी आपके पास टाइम है। अभी आप खुद को परेशान नहीं करें कि कल 26 को पेपर है या 5 को पेपर है। अभी आप इजी रहें, जितना हो सकता है इतना इजी रहें, और अपनी जो सारी तवज्जो है वो सारी आप अपने नेक्स्ट पेपर पे लेके आए। चलिए मैम जनरल साइंस से आगे लेके जाएं। नेक्स्ट स्लाइड शो करें। अच्छा, ये जनरल साइंस का ही पोर्शन है बेसिकली। बायोलॉजी मैम, बायोलॉजी पे रखें। बायोलॉजी आपका जनरल साइंस का ही पोर्शन है। तो इसमें हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम,
एंड देन आपका ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन एयर और ह्यूमन आई, इनके स्ट्रक्चर्स हम पढ़ेंगे। और ह्यूमन स्केलेटन, स्केलेटन में आपकी ये हड्डियां वगैरह आ जाएंगी पाँव की, उसके बाद आपके हाथों की, ये सारी चीजें स्केलेटन में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद डिजीजेस, आपकी बीमारियां, पोलियो, और ये पोलियो किस वजह से होता है, और उसके बाद आपकी ये जितनी बीमारियां हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी, ये किस किस की वजह से होते हैं, डेंगू वगैरह, वायरस वगैरह, ये सारी बीमारियां हम पढ़ेंगे उसमें। और विटामिन, आपके जितने विटामिन हैं उन सब के केमिकल्स नेम, उनके यूजेस और उसकी वजह से जो बीमारियां होती हैं, वो सारा हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, विटामिन में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जी। चले मैम नेक्स्ट स्लाइड शो करें। कंप्यूटर, कंप्यूटर आजकल, अगर आजकल के ट्रेंड के मुताबिक देखा जाए तो ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जिसमें कंप्यूटर ना आता हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसा टेस्ट हो पाकिस्तान में और उसमें कंप्यूटर का पोर्शन ना आए। कंप्यूटर में हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो बनेगा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम कंप्यूटर की बेस बनाएंगे कि कंप्यूटर बना कहाँ से है, कैलकुलेटिंग मशीन से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आपके जो मॉडर्न कंप्यूटर हैं यहाँ तक हम लेके आएंगे। और उसके बाद आपकी जनरेशन है, इन्वेंशन, आपकी जनरेशन देखेंगे, कंप्यूटर की 5 जनरेशन हैं, वो सारी की सारी हम पढ़ेंगे। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुई, सेकंड में क्या यूज हुआ, थर्ड में क्या यूज हुआ, ये सारी चीजें। और उसके बाद इन्वेंशन, इन्वेंशन में आपकी आ जाएंगी व्हाट्सएप कब बनी, ट्विटर कब बना, अमेजोन वगैरह, ये सब चीजें हम इन्वेंशन में देखेंगे। ये इन्वेंशन कंप्यूटर की इन्वेंशन हैं। वो जो दूसरी इन्वेंशन हैं वो जनरल साइंस वाले टॉपिक है कि बल्ब कब इन्वेंट हुआ, उसके बाद बिजली कब बनी गई, बैटरी कब हुई, तो ये सारी चीजें उस वो जनरल साइंस के पोर्शन में है। उसके बाद फिर एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इन 3 चीजों को हम हाईलाइट हाईलाइट रखेंगे और यही 3 चीजें हम डिटेल से पढ़ेंगे। एमएस वर्ड के बारे में आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा पेपर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। और एक्सेल भी ऐसे ही एज सच पढ़ाया जाएगा जैसे आपको वर्ड पढ़ाया जाएगा। उसके बाद फिर पावर पॉइंट भी। उसके बाद फिर आपका जो फोर्थ टॉपिक है वो है एब्रीवेशंस का, कि जो आपकी फेमस फेमस एब्रीवेशंस हैं कंप्यूटर में यूज होती हैं, जैसे सिम की एब्रीवेशन क्या है, यूएसबी की क्या है, सीपीयू की क्या है, तो मॉडेम की क्या है, ये सारी आपकी एब्रीवेशंस इसमें हम एक ही टॉपिक में इंशाल्लाह क्लियर कर लेंगे एक ही लेक्चर में। और उसके बाद फिर विंडो, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये आपके सॉफ्टवेयर के आगे मजीद टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। हार्डवेयर में आपके इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये आपका कंप्यूटर का सिलेबस होगा ऑलमोस्ट। इस पे भी आपका 5 से 6 दिन लग जाएंगे आपके। मैम नेक्स्ट स्लाइड शो कीजिएगा प्लीज। इंग्लिश, इंग्लिश हम डेली बेसिस पे करेंगे। आपको मैम स्टोरी बना के एक तरह से आपको वो कैब बहुत अच्छी तरह से करवा देंगी। ये स्टोरी बना के आपको एक तरह से बेस्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा और आपको शॉर्ट्स ही ऑलमोस्ट 1000 के राउंड अबाउट आपको वर्ड दिए जाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे और वही एक्सपेक्टेड होंगे और वही इंशाल्लाह पेपर में आएंगे। और उसमें आपके इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सैनोनियम और एंटोनियम, ये 4 चीजें आपकी वोकैबुलरी, ये डेली बेसिस पे आपको करवाएंगे हम। मतलब कि रोजाना 10 से 15 आपको करवा दिए जाएंगे ये। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको करवाए जाएंगी, नाउन, वर्ब, ये सब चीजें। प्रेपोजिशन करवाई जाएंगी, ऑफ का यूज, टू का यूज, द का यूज, ये सब चीजें। प्रेपोजिशन में ही आर्टिकल्स आपके ए एंड द, ये भी आ जाएंगे। और फिर टेंसेस, सेंटेंस करेक्शन, ये सब चीजें करवा जाएंगी। बेसिक बेसिक चीजें ही आपके वन पेपर में आती हैं, तो वही बेसिक ही आपको करवाई जाएंगी। चले मैम नेक्स्ट स्लाइड शो कीजिएगा प्लीज। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एक तरह से एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके बगैर हिस्ट्री पढ़ना एक तरह से नामुमकिन है। अगर आपको किसी भी जगह का मैप अच्छी जगह अच्छी तरह से याद हो जाए ना, तो आप वहां की हिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एक तरह से ज्योग्राफी आपकी बेस है हिस्ट्री की। तो ज्योग्राफी में सबसे पहले हम वर्ल्ड मैप करेंगे। और जब आपका वर्ल्ड मैप हो जाएगा तो आपके लिए इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी और ये हिस्ट्री का पोर्शन, ये एक तरह से 3 से 4 सब्जेक्ट पढ़ने बहुत इजी हो जाएंगे। और उसके बाद फिर वर्ल्ड मैप में ही एक तरह से ये सारी चीजें हमने इकट्ठे ही पढ़नी है, लेकिन फिर मैंने ना इन्हें टॉपिक्स बना दिया है। तो इंशाल्लाह ये तो वैसे आउटलाइंस के तौर पे मैंने शो किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको एक पहले पूरे के पूरे मुल्कों के नाम याद करवाए जाएंगे, पूरी दुनिया याद करवाई जाएगी। 3 से 4 लेक्चर्स में आपको पूरी दुनिया याद करवाई जाएगी। आपके 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उन 7 कॉन्टिनेंट का हर मुल्क का हर कैपिटल याद करवाया जाएगा। और उसके बाद फिर
उस मुल्क, हर मुल्क के अंदर कौन कौन सी फेमस फेमस चीजें हैं वो भी सारी याद करवाई जाएंगी। इसमें आपके हर मुल्क के आपको फेमस रिवर, फेमस लेक्स, फेमस माउंटेन, फेमस ग्लेशियर, वो सारी चीजें आपको करवा दी जाएंगी। इस पे आपके सबसे ज्यादा टाइम आपका ज्योग्राफी पे ही लगना है। और उसके बाद आपका है जी वर्ल्ड स्टेट, इस्थमस, गोल्फ, बे, ये सब क्या है, इनकी बेसिक डेफिनेशंस। और ये वर्ल्ड स्टेट्स हैं, ये बहुत ज्यादा पूछते हैं, आपको पता भी है। अगर आपने किसी ने पहले कोई पेपर दिया हुआ है तो उसको आइडिया होगा कि स्टेट बहुत ज्यादा पूछते हैं। जैसे आपकी पर्शियन गोल्फ है, उसके बाद फिर आपका मलाक्का स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा पेपर में पूछी जाती है। उसके बाद ये मैम, ये पहाड़्स नहीं है, ये पोर्ट्स हैं, ये करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज। जी, जी, मैं करवा लूँगी पोर्ट, नोट बनाना। जी फेमस पोर्ट्स हैं आपकी। उसके बाद फेमस बीच हैं आपके, वर्ल्ड फेमस बीच। उसके बाद आपके आइलैंड, आपके 5 ओशियन के अंदर जितने आइलैंड हैं फेमस, वो सारे के सारे हम करेंगे। ओशियन सी, सी करेंगे। फिर सी को ऑलमोस्ट ये सी को भी हम सीक्वेंस वाइज करेंगे, ओशियन के अंदर ही करेंगे। 5 ओशियन है, 5 ओशियन, हर ओशियन के अंदर कौन कौन से सी हैं और किस कंट्री के पास कौन सा फेमस सी है। जैसे पाकिस्तान के पास अरेबियन है और चाइना के पास साउथ चाइना सी। तो इसी तरह हम बेरिंग सी नॉर्थ कनाडा के पास। तो इस तरह के हर मुल्क के पास जो जो मशहूर सी हैं वो सारे के सारे हम करेंगे। और फेमस सिटी, फिर हर मुल्क के अंदर जो जो फेमस सिटी हैं वो करेंगे हम। एंड देन आपके डैम्स एंड वाटरफॉल, तो मशहूर डैम्स जितने भी हैं, कुनशेनयांग, उसके बाद फिर ये नोट्री डैम, जितने भी मशहूर डैम आपके हैं हर मुल्क के अंदर, वो सारे करेंगे। तो ये आपका एक तरह से ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी पे ऑलमोस्ट आपके 8 से 10 लेक्चर होंगे। चलें जी, अब उर्दू। उर्दू में सबसे पहले जो आपको आपको एक उर्दू के लिए आपको एक ये बेनिफिट होगा कि जिस तरह से उर्दू आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएगी, इंशाल्लाह इस तरह की उर्दू आपको कहीं भी नहीं पढ़ाई जाएगी। वो उसकी वजह ये है कि जो आपको तसानीफ याद यहाँ पे करवाई जाएंगी, वो आपको हर शायर की पूरी तसानीफ याद करवाई जाएंगी। और वो आपको हर शायर की एक स्टोरी सुनाई जाएगी। और उस स्टोरी के अंदर वो सारी की सारी उसकी जितनी भी किताबें हैं, उसके नॉवल हैं, ड्रामे हैं, जितने भी हैं, वो सारे के सारे उसी कहानी के अंदर आ जाएंगे। तो एक तरह से ये आपको इस एकेडमी का सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो उर्दू का इस लिहाज से आपको होगा कि एक शायर जो है उसकी सारी की सारी किताबें, उसने अपनी जिंदगी में जो जो काम किया है वो सारी की सारी एक ही स्टोरी में आपको बता दी जाएंगी। और फिर उस शायर का जो उसके अलकाब होंगे या रियल नेम होगा वो भी उस स्टोरी के अंदर ही बता दिया जाएगा। ये मिक्स हो जाएगा, तसानीफ वाला टॉपिक और अलकाब वाला टॉपिक। उसके बाद बेसिक ग्रामर, बेसिक ग्रामर आपको बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह पढ़ाई जाएगी। बुनियादी ग्रामर आपको करवाई जाएगी सारी, एक तरह इम्तिहानी पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद फिर कुछ मशहूर किताबें हैं जो आपको हम रेफर करेंगे कि एमसीक्यूज के लिए कि यहाँ यहाँ से आपने ये वाले पेपर करने हैं, वो आपको किताबें बता दी जाएंगी। जब हम इंशाल्लाह अपना सेशन स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वो जो ऑथेंटिक बुक्स हैं जो आपने पढ़नी होंगी उर्दू के लिए, वो हम आपको बता देंगे। जैसे कारवान की बुक्स हैं, तो इस तरह की कोई ना कोई हम आपको ऑथेंटिक बुक्स बताएंगे कि ये आपने करनी है। उसके बाद जीके। अब जी जीके में मोस्टली टीचर करते ये हैं कि पाक स्टडी को, इस्लामिक स्टडी को, ज्योग्राफी को, सबको मिक्स करके पढ़ा दिया और उसके बाद कह दिया कि जी ये आपका जीके हो गया। हत्ता कि ऐसा नहीं है। कुछ यूनिक टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि किसी भी सब्जेक्ट में मर्ज नहीं होते। आपके सामने लिखे हुए हैं वर्ड स्पोर्ट्स। वर्ड स्पोर्ट, ये स्पोर्ट्स जो है ये एक ऐसा टॉपिक है, ये किसी भी सब्जेक्ट में मर्ज नहीं होते। आप इसको किसी भी सब्जेक्ट में लेके नहीं पढ़ सकते। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस आपकी आ जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशन भी एक तरह से ऐसा यूनिक टॉपिक है कि जिसको आप किसी भी सब्जेक्ट में मर्ज करके नहीं पढ़ सकते। इसी तरह आपके एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड है, कल्चर रिवोल्यूशंस हैं, और उसके बाद सिविलाइजेशंस है। सिविलाइजेशन में आपकी जो पाकिस्तान की सारी सिविलाइजेशन है ये, और उसके बाद फिर नॉर्थ अफ्रीका की बंटू, जुल्लू, और उसके बाद फिर ये मायान सिविलाइजेशन, इनकेन सिविलाइजेशन, तो उलूर सिविलाइजेशन, ये जितनी भी सिविलाइजेशन दुनिया की हैं, सुमेरियन, इजिप्शियन, ये सारी जो सिविलाइजेशन है ये सारी की सारी आपको करवाई जाएगी। अब ये भी एक तरह से यूनिक टॉपिक है कि सिविलाइजेशन को आप किसी भी टॉपिक में नहीं लेके जा सकते।
हाँ, हिस्ट्री में आप लेके जा सकते हैं सही, लेकिन हिस्ट्री में बस 2 से 4 बातें ही एक सिविलाइजेशन के अबाउट आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि हिस्ट्री तो पहले एक तरह से वास्ट टॉपिक है, अगर आप सिविलाइजेशन को उसमें ऐड करेंगे तो वो आपके लिए एक तरह से वबाल बन जाएगी। तो इसलिए फिर मैंने ऐसा किया है कि सिविलाइजेशन को भी जीके के टॉपिक में एक अलग से टॉपिक बना लिया है। तो ये आपका एक तरह से जीके का पोर्शन हो जाएगा। अब जी आ गई आपकी हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी यूरोपियन हिस्ट्री। यूरोपियन हिस्ट्री में आपकी फेमस जो एम्पायर रही है वो रोमन एम्पायर रही है। तो रोमन एम्पायर के अंडर जो कंट्रीज थी, मशहूर कंट्रीज थी, बस उन्हीं की हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, जिसमें आपके यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, रशिया, ये फेमस कंट्रीज हैं, इनकी हिस्ट्री हम पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह रोमन एम्पायर 753 बीसी से लेकर अब तक की सारी हिस्ट्री हम पढ़ेंगे वन पेपर के लिहाज से। उसके बाद फिर अमेरिकन हिस्ट्री आ जाती है जी। अमेरिकन हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे यूएसए, कनाडा एंड क्यूबा की हिस्ट्री। क्यूबा के साथ अगर आप अर्जेंटीना, लेकिन अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में आ जाता है, तो इसलिए फिर उसे आप बेशक यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। मैम यहाँ पे क्यूबा के आगे अर्जेंटीना भी लिख लीजिएगा, है वो साउथ अमेरिका का, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिएगा यहाँ पे क्यूबा से आगे। जी उसके बाद जी मैम। थर्ड लेक्चर आपका होगा एशियन कंट्री हिस्ट्री पे, जिसमें आपके एशिया के जो मशहूर कंट्रीज हैं उनकी हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, जैसे चाइना, इंडिया, सऊदी अरेबिया, ये कैसे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है जी। और उसके बाद फिर ये एस से मुराद है साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज। साउथ ईस्ट एशिया में जो आपकी कंट्रीज आ जाती हैं वो सारी की सारी हम उनकी हिस्ट्री भी हम देखेंगे, जिसमें कम्बोडिया, वियतनाम और ये सारे कंट्रीज आती हैं, उनको हम पढ़ेंगे। उसके बाद अफगानिस्तान और इसराइल की हिस्ट्री हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक तरह से हॉट टॉपिक्स हैं, बहुत हॉट टॉपिक्स हैं, और इनकी हिस्ट्री हम कंप्लीट एंड डिटेल एंड डीपली पढ़ेंगे। और उसके बाद है जी आपका नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका में आपके 5 मुल्क आते हैं, लेकिन उन 5 में से हम जस्ट 3 की पढ़ेंगे, इजिप्ट, लीबिया एंड ट्यूनिस की। एंड देन आपके पास साउथ अफ्रीका आ जाता है। साउथ अफ्रीका की हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, नेल्सन मंडेला के अबाउट ये सारी चीजें, कार्ल फ्रेडरिक के रिलेटेड, ये आपके साउथ अफ्रीका का पोर्शन भी हो जाएगा। मैम इसके बाद रहता है कोई नेक्स्ट स्लाइड है या नहीं? अच्छा, मैथमेटिक्स, हाँ जी मैथमेटिक्स भी आ गई। मैथमेटिक्स को भी एक तरह से हम ये पैरेलल लेके चलेंगे। पैरेलल से मुराद ऐसे कि हफ्ते में एक लेक्चर मैथमेटिक्स का कंफर्म होगा आपका, क्योंकि अगर अदरवाइज इसको बिल्कुल सेपरेटली आप पढ़ेंगे तो मैथ करना एक तरह से आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। एक लेक्चर नहीं तो 2 लेक्चर मस्ट होंगे मैथमेटिक्स के आपके, जिसमें आपका बोर्डमस रूल, सबसे पहले आपको बोर्डमस रूल बेसिक बताया जाएगा कि जमा माइनस ये कैसे करते हैं, पहले क्या करते हैं, बाद में क्या करते हैं, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, ब्रैकेट्स आपको बताई जाएंगी। उसके बाद है जी फिर मीन मीडियन एंड मोड। ये एक तरह से स्टैटिक्स का हिस्सा है, लेकिन हम मैथ में ही इसको शामिल करें। उसके बाद फिर आपकी एवरेज। एवरेज बेसिकली मीन ही होता है या अरिथमेटिक मीन होता है, लेकिन इसको हम अलहदा से पढ़ेंगे। उसके बाद आपकी परसेंटेज, देन आपकी रेशो, प्रोपोर्शन, लॉस प्रॉफिट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये आपके 7 टॉपिक बनेंगे, तो इनको हम पैरेलली लेके चलेंगे। हफ्ते में 1 से 2 लेक्चर मैथ का कंफर्म होगा आपका। कंप्यूटर को भी पैरेलल लेके चलेंगे, लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट हैं वो उनको हम अलग से ही पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है ऐसे ही पढ़ेंगे। लेकिन ये 2 सब्जेक्ट जो आपके हैं इनको हम पैरेलली लेके चलेंगे, क्योंकि अगर आप अलहदा से इनको करना चाहेंगे एक ही वक्त में तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैथ और कंप्यूटर ये दोनों एक से ही सब्जेक्ट है, खुश्क सब्जेक्ट कहते हैं इन्हें हम, तो ये रेंज से निकल जाते हैं। मैम इसके बाद स्लाइड देखने कोई रहती है तो जी अब एंड हो गई है। तो ये आपके हैं तो डेमो लेक्चर, असल में आज हमारा डेमो लेक्चर था कि अब हम आपको बताएंगे कि आप इसी एकेडमी को ज्वाइन क्यों करें, या हम इस एकेडमी में आपको क्या दूसरी एकेडमी से हट के आपको डेटा प्रोवाइड करेंगे कि जिसकी वजह से आप हमें ज्वाइन करें। सबसे पहली वजह तो ये है कि आपको यहाँ पे कोई भी चीज ऐसी नहीं मिलेगी कि जो आपको एक्स्ट्रा हो, कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक तरह से अनइम्पोर्टेंट हो और फिर भी वो आपको पढ़ाई जाए, ऐसा कोई सीन नहीं होगा। और आपको जो चीजें प्रोवाइड की जाएंगी वो ऑथेंटिक प्रोवाइड की जाएंगी। एंड देन आपको रिटन नोट्स भी मिलेंगे, और अगर कोई चाहे कि वो हार्ड फॉर्म में मिले तो वो हार्ड फॉर्म में भी उसको प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन उसके चार्जेस अलहदा से होंगे।
सॉफ्ट फॉर्म में आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। एंड देन उसके बाद आपको पोर्शन वाइज पढ़ाया जाएगा। एंड सेकेंडली, आपको जितना भी पढ़ाया जाएगा वो सब का सब एक तरह से एक स्टोरी बना के पढ़ाया जाएगा। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूं कि जब हम आपको इस्लामियात या पाक स्टडी या हिस्ट्री वगैरह पढ़ाएंगे तो वो हम एक तरह से आपको स्टोरी बना के, कहानी बना के पढ़ाएंगे। और वो पढ़ाएंगे नहीं, जस्ट आपके जहन में वो नक्श भी करेंगे। वो हमारी जिम्मेदारी है कि वो आपको ऐसे याद करवाएंगे कि आपको फर फर वो सारी याद होगी। मतलब कि वो आपको बार बार रट्टा लगाने की उसे जरूरत नहीं होगी कि आप बार बार लिखने वाला कंसेप्ट नहीं होगा, हम आपको बोल बोल के ही याद करवा देंगे। वो सारी हमारी जिम्मेदारी है। और उसके बाद फिर अगर डेमो स्टार्ट करना है तो डेमो आपको बता देते हैं कि हम आपको पढ़ाएंगे कैसे। मैम थोड़ा कैमरा शो कीजिएगा मेरी तरफ से। चलें जी, डेमो करते हैं। डेमो में आपको मैं बता देता हूं कि इस्लामिक स्टडी या पाक स्टडी का, या अगर आप में से कोई चाहे कोई टॉपिक बताना तो वो बता सकता है। चलें जी, आपको बताते हैं कि हम आपको पढ़ाएंगे कैसे। मैं अक्सर ये बात कहता होता हूं कि टीचर वो नहीं है जो सिर्फ पढ़ा दे। टीचर वो होता है असल में जो चीज आपके जहन में घुसा दे। कि पढ़ा देना जस्ट टीचर की ड्यूटी नहीं है कि पढ़ा दिया और उसका काम खत्म। असल में टीचर तो वो होता है जो आपको पढ़ा के, और जो उसने पढ़ाया है वो सारा का सारा आपके जहन में एक तरह से नक्श हो जाए और वो परमानेंटली लॉन्ग टाइम के लिए आपके जहन में रहे। वो टीचर होता है। और हम आपको यहाँ पे जो भी पढ़ाएंगे वो आपको एक लॉन्ग टाइम के लिए पढ़ाएंगे कि वो लॉन्ग टाइम के लिए आपके जहन में रहेगा। और ये जो आप ये बुक्स वगैरह लेते हैं ना, ये वन लाइनर की और कारवान की ले ली, डोगर की ले ली, ये फिलहाल के लिए 2 मंथ के लिए आपने इनमें से कुछ भी नहीं लेना। 2 मंथ के बाद जब हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा फिर आप इन बुक्स को पढ़िएगा। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको, आप खुद ही देख लीजिएगा कि इनमें से कोई भी ऐसा एक क्वेश्चन नहीं होगा जो हमने ना पढ़ाया होगा। आप देखेंगे कि आपको सारी की सारी चीजें कवर करवा देंगे हम। तो चलें जी, डेमो स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड प्लीज। चलें जी, इंडियन हिस्ट्री से ही मैं आपका डेमो स्टार्ट करता हूं। इंडियन हिस्ट्री, या जिसे आप पाक स्टडी कहते हैं, बेसिकली वो जो सब्जेक्ट है वो इंडियन हिस्ट्री का है, या इसे इंडो पाक हिस्ट्री भी कहते हैं। तो इंडियन हिस्ट्री हम पढ़ाएंगे आपको कैसे। सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दूं कि इस इंडिया की सरजमीन पे आपको मैं हल्का सा ना मैप ड्रा कर देता हूं, या यहाँ पे लिखता हूं मैं सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट बेसिकली इसमें आपके 3 कंट्रीज आ जाते हैं, पाक, इंडिया एंड बांग्लादेश। इन 3 मुल्क, पहले ये जो 3 मुल्क थे ये किसी दौर में इकट्ठे होते थे और जिसको मिला के कह दिया गया था जी इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बाद में जिसे नाम दे दिया गया था इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट। तो किसी दौर में इसे ये सारा कुछ इकट्ठा होता था, फिर इसे नाम दे दिया गया था जी बरसगीर, जिसे हम कहते हैं खुशकी का सबसे छोटा टुकड़ा। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले हुआ क्या, इस सरजमीन पे हुआ क्या। ये इकट्ठे थे एक तरह से। अगर आप इसका मैप बनाना चाहें तो ये आ गया जी आपका पाकिस्तान, और ये आपका यहीं से आपका इंडिया, और ये आपका बांग्लादेश। ये आपके हैं जी, ये आपका मौजूदा पाकिस्तान, यहाँ पे है जी आपका बांग्लादेश, यहाँ पे है जी आपका इंडिया, और ये नेपाल, और ये भूटान। नेपाल, ये भूटान। इस दौर में जो ये नीचे वाले 3 कंट्री है ना, ये इकट्ठे होते थे और इन्हें कह दिया गया था जी बरसगीर। अब इन तीनों की ही हमने तारीख पढ़नी है, इनकी हिस्ट्री पढ़नी है हमने।
सबसे पहले इस सरजमीन पे आए हैं जी आर्यंस। आर्यंस आए इस सरजमीन पे, और ये बात है जी 1500 बीसी में। 1500 बीसी में बीसी और एडी का कंसेप्ट मैं आपको समझा दूंगा। फिलहाल आप जहन में रखें 1500 बीसी में यहाँ पे आर्यंस आए, और आर्यंस ने आके यहाँ पे क्या किया कि इस सरजमीन को नाम दिया जी सप्ता सिद्धू। सप्ता सिद्धू, जिसे कहते हैं जी लैंड ऑफ 7 रिवर्स। 7 रिवर्स की सरजमीन, जैसे पंजाब है ना आपका 5 दरियाओं की सरजमीन, इसी तरह इन्होंने कह दिया इस सरजमीन को लैंड ऑफ 7 रिवर्स। और उसके बाद फिर आर्यंस ने क्या किया जी, यहाँ पे कब्जे करना स्टार्ट कर दिए और यहाँ के लोगों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने फिर यहाँ पे जो मशहूर काम किए वो ये थे कि पंचायत सिस्टम इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे। ये जो आपकी आजकल पंचायत चल रही है, कास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया इन्होंने यहाँ पे। और फिर इन्होंने यहाँ पे हिंदुओं की जो आजकल की मशहूर किताबें हैं वो लिखी, जिसमें आपकी आ जाती हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। लिखना चाहें तो लिख लें, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। ये हिंदुओं की फेमस बुकें लिखी इन आर्यंस ने ही लिखी। और उसके बाद जो आपकी ये गीता वगैरह की बुक्स हैं, ये तो बाद में लिखी गई, लेकिन फिलहाल जो आर्यंस ने सबसे पहले आके लिखी थी वो ये बुक्स लिखी थी, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। ये सारी बुक्स लिखी थी इन्होंने। ये आर्यंस के मशहूर काम थे। और उसके बाद फिर आर्यंस के बाद फिर यहाँ पे क्या हुआ, अब अब इतना ही पढ़ना है आपने, अब इसे याद आपने ऐसे करना है कि सबसे पहले इस सरजमीन पे आर्यंस आए, 1500 बीसी में आए, और आर्यंस ने क्या किया यहाँ पे, यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया और उन्हें नाम दे दिया जी दास का। और उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ पे पंचायत सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, कास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, और ये जातों पातों का जो सिस्टम है ये किया। और उसके बाद इन्होंने हिंदुओं की ये किताबें लिखी। इस आर्यंस के बाद अब फिर यहाँ पे आते हैं जी ईरानी। आपके, मैं ये मिटा रहा हूँ एक सेकंड के लिए, ये ऐसे आपने याद रखना है। बस यही बातें आपकी पेपर में पूछी जाती हैं, ज्यादा जो डिटेल से है वो भी नहीं पूछा जाता, क्योंकि वन पेपर है, वन पेपर में ऐसे ही आपसे चीजें पूछेंगे। ऐसे पूछ लेंगे आपसे कि कास्ट सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया सब कॉन्टिनेंट में, और उसके बाद फिर पूछ लेंगे पंचायत सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया, आर्यंस कब आए सब इस सरजमीन में, ऐसे पूछ लेंगे वो आपसे। और उसके बाद फिर यहाँ पे आए जी ईरानियन। ईरानियन आए और उसका जो बादशाह था किंग डायरियस, किंग डायरियस आया यहाँ पे। और ये आया था जी 520 बीसी में। बीसी उल्टी चलती है जी। चले मैं समझा देता हूँ फिर आपको बार बार कंफ्यूजन ना हो। ये फर्ज कर लें जी आपका है 0। अब 0 से ये आपका है जी 0। अब ये जो पिछले वाले एरियाज हैं ये होते हैं जी बीसी, और ये जो इधर चल रहे हैं ये है जी आपके एडी। अब देखें यहाँ पे है 9, यहाँ पे क्या आएगा 8, यहाँ पे 7, और उसके बाद ऐसे करके 0 पे आ जाएंगे। और यहाँ पे क्या होता है 1 2 3, सॉरी 1 2 3 4, ये आगे चलती है। एडी हमेशा आगे चलती है और जो बीसी है वो उल्टी चलती है। अगर आपको मजीद डिटेल से मैं समझाऊं तो बीसी को कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मीन कि हजरत ईसा अलैहि इस्लाम की पैदाइश से पहले, पहले जो दुरानिया है उसे हम कहते हैं बीसी। और जो हजरत ईसा अलैहि इस्लाम की पैदाइश के बाद है इसे हम कहते हैं आफ्टर डोमिनो। आफ्टर डोमिनो, कि हजरत ईसा अलैहि इस्लाम के क्रिश्चियनिटी में उन्हें कहते हैं कि सूली चढ़ना, और हम उसे कहते हैं, मुसलमान जो हैं वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया था। इनके जाने के बाद का जो दुरानिया है उसे कहते हैं आफ्टर डोमिनो। अब अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ 520 बीसी, तो इसका मतलब है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 520 साल पहले। ठीक है। अब अगर मैं कहूंगा 420 एडी, तो इसका मतलब है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 420 साल बाद में। बस ये थोड़ा सा हल्का सा कंसेप्ट था। टॉपिक हमारा वही है जी, इंडियन हिस्ट्री वाला। 520 बीसी में यहाँ पे डायरियस आया और इसने इस सरजमीन को क्या नाम दिया है जी, हफ्ता हिंदू। इसने इस सरजमीन को नाम दे दिया जी हफ्ता हिंदू। और ये हफ्ता हिंदू का मीन होता है घड़ी की इस्लाह, घड़ी की तरह है, कि ये सारा का सारा एरिया घड़ी की तरह है। घड़ी की इस्तेलाह इसने दी इसे। और उसके बाद फिर यहाँ पे आता है जी फेमस पर्सनालिटी आ जाती है जी 326 बीसी में, अलेक्जेंडर द ग्रेट।
अलेक्जेंडर द ग्रेट। इसने क्या किया जी, 326 बीटी में बैटल ऑफ हाइडापस लड़ी राजा पूरस के साथ। बैटल ऑफ हाइडापस 326 बीसी में ये आपकी हुई थी राजा पोरस। यहाँ का उस वक्त जो राजा था वो राजा पूरस था, और सिकंदर आजम ने यहाँ पे अटैक किया था अलेक्जेंडर ने। और फिर क्या हुआ कि राजा पोरस ने अलेक्जेंडर को बहुत टफ टाइम दिया, लेकिन फिर भी अलेक्जेंडर जीत गया था। ये हाइडापस जो है आपका, ये जेहलम का ओल्ड नेम है। दरिया जेहलम का, जो दरिया जेहलम जो है उसका ओल्ड नेम हाइडापस है। जेहलम का ओल्ड नेम, दरिया जेहलम का ये पुराना नाम है जी हाइडापस। ये ऋग्वेद जो हिंदुओं की बुक है उसमें लिखा लिखा हुआ है, हाइडापस जेहलम के दरिया को कहते हैं वो। हिंदू अब भी जेहलम को हाइडापस ही कहते हैं। तो ये 326 बीसी में हुई अलेक्जेंडर। उसके बाद फिर अलेक्जेंडर यहाँ से जेहलम से चलता हुआ गया है जी मुल्तान तक। और मुल्तान का जो किला है आपका, यहाँ पे एक बंदे ने अलेक्जेंडर को भाला मारा था, जिसकी वजह से वो मजीद जो आगे फतूहात है उसका, तो फिर 322 एडी में इसकी, सॉरी बीसी में इसकी डेथ हो जाती है इराक में इसकी डेथ होती है। लेकिन फिर इसे दफन जो किया जाता है वो इसे ग्रीस में दफन किया जाता है। और ओरिजिनली जो ये अलेक्जेंडर द ग्रेट था, ये मैसिडोनिया का था। अब देखिए बात वहीं पे आ गई ना फिर ज्योग्राफी पे, कि अगर इन कंट्रीज के जो नाम आपको बताए जा रहे हैं, ये अगर आपको पहले ही पता होता तो आपके फौरन ज़हन में नक्शा आ जाना था कि अलेक्जेंडर कहाँ से चला और उसने कैसे पूरी दुनिया को फतह की। तो मेन जो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अगर हिस्ट्री पढ़नी है तो सबसे पहले आपको वर्ल्ड मैप पे पूरी की पूरी ग्रिप होनी चाहिए। और इंशाल्लाह वो हम आपको पूरी ग्रिप देंगे, पूरी दुनिया याद करवाएंगे इंशाल्लाह हम आपको, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो ये अलेक्जेंडर का दौर शुरू हुआ, और उसके बाद फिर यहाँ पे इंडिया में इस सरजमीन पे क्या हुआ कि यहाँ पे हिंदुओं की डायनेस्टी शुरू हो गई। अब यहाँ पे जो हुकूमत रहेगी वो हिंदुओं की रहेगी, और इनकी जो हुकूमत 712 तक रहेगी यहाँ पे। उसके लिए मैं एक एब्रीवेशन आपको बताता हूँ, वो याद रखिएगा सारी डायनेस्टीज याद रखने के लिए। MSKG, MSKG। M फॉर मौर्य डायनेस्टी, S फॉर शुंगा डायनेस्टी, K फॉर कुशन डायनेस्टी, G फॉर गुप्ता डायनेस्टी। तो ये चार डायनेस्टी हिंदुओं की सीक्वेंस से आती हैं। पहले मौर्य आते हैं, फिर शुंगा आते हैं, फिर कुशन आते हैं, और फिर गुप्ता आते हैं। अब मौर्य, इस डायनेस्टी को पढ़ते हैं जी। मौर्य, इसका फाउंडर है जी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इसका फाउंडर है। उनका जो फेमस किंग था वो था जी अशोका। अशोका ये टेक्सला यूनिवर्सिटी वाला थी। अशोका को पढ़ना है। अशोका के अबाउट जो जो फेमस बातें हैं वो सारी पढ़नी है हमने। अशोका बुद्ध मत का फॉलोअर था जी, बुद्धिज्म का बुद्ध मत था जी ये। और मैम आप एक और कीजिएगा कि वो जो आपको जीके के टॉपिक है ना, वहां पे एक और टॉपिक शामिल कीजिएगा, रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के जितने मजाहिब हैं वो हम स्टूडेंट को बताएंगे, और उनके बारे में जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी बताएंगे कि बुद्ध मत में क्या होता है, हिंदुज्म में क्या होता है, क्रिश्चियनिटी में क्या होता है, जुदाइज्म यहूदियत में क्या होता है, जैनिज्म में क्या होता है, कि दुनिया जितने भी दुनिया के मजाहिब हैं वो सारे के सारे हम उसका उनका इंट्रोडक्शन करवाएंगे। असल में जो बुद्ध मत जी है, बुद्ध मत में ये है कि बुद्ध मत में कास्ट सिस्टम नहीं है कोई भी। इसमें कास्ट सिस्टम का बिल्कुल कंसेप्ट ही नहीं है, जैसे इस्लाम में या हिंदुइज्म में है ना। बुद्ध मत में ऐसा नहीं है, ये अगेंस्ट कास्ट सिस्टम है। बस यही है बुद्ध मत। बाकी जो हमारा जब टॉपिक आएगा तो उसमें हम आपको बताएंगे कि बुद्ध मत क्या है। मजीद इसके फाउंडर वगैरह, इस पूरे के पूरे मजहब के बारे में हम पढ़ेंगे, किस किस मुल्क में है अब ये। अशोका आया जी थी, अशोका। और उसके इसके बाद जो इसके फेमस काम काम थे, इसने ये सिंगाडा स्तूपा बनाया स्वात में। सिंगादड़ स्तूपा, स्तूपा कहते हैं जी जैसे मुसलमानों की इबादत की जगह होती है मस्जिद, हिंदुओं की मंदिर, इसी तरह जो बुद्ध मत होते हैं इनके इबादत करने की जगह है वो, उसे हम कहते हैं स्तूपा। सिंगादड़ स्तूपा इसने स्वात में बनाया जी।
और उसके बाद तख्त बही, तख्त बही ये भी स्टूपा है जी, ये इसने मर्दान में बनाया है, जिसे मर्दान को हम कहते हैं हार्ट ऑफ केपी के। ये सात सात चीजें जो जीके की हैं ये मैं आपको बताता रहूंगा। तख्त बही स्टूपा इसने बनाया मर्दान में, सिंगादर स्टूपा बनाया सवात में, और उसके बाद फिर इसने टेक्सला यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी। टेक्सला यूनिवर्सिटी का फाउंडर भी जी अशोका ही है। और उसके बाद जो इसकी डेथ होती है वो 232 बीसी में इसकी डेथ हो जाती है। अशोका जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, पोता था जी इसका ये। अब इसके बाद इस डायनेस्टी में कोई भी मशहूर किंग नहीं आता, और इस डायनेस्टी का क्या होता है, डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। वो आपने इब्ने खल्दून की फेमस उसकी थ्योरी है वो पढ़ी होगी कि कोई भी डायनेस्टी जो है वो 300 साल से ज्यादा रूल नहीं करती। 300 साल के बाद उस डायनेस्टी का ऑटोमेटिकली डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। इब्ने खल्दून की थ्योरी है जी। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर क्या होता है, इस डायनेस्टी का डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद इसका जो इनका आखिरी बादशाह होता है, उनकी आर्मी का एक बंदा होता है, वो क्या करता है कि जी जो उस वक्त का बादशाह होता है उस पर अटैक करता है और अपनी डायनेस्टी बना लेता है, जिसे हम कहते हैं जी शुंगा डायनेस्टी। वो अपनी डायनेस्टी शुंगा बना लेता है। तो अब शुंगा के बारे में हम देखें, इनका लास्ट किंग जो था मौर्य डायनेस्टी का वो था जी पुष्यमित्रा। लास्ट किंग, एक सेकंड जी, लास्ट किंग था इनका जी पुष्यमित्रा। और अब पुष्यमित्री की इसकी आर्मी में से एक बंदा था जी, उसने बगावत की, बिदहात्रा उसका नाम था, बिदहात्रा। इसने बगावत की, पुष्यमित्रा को इसने कत्ल कर दिया और खुद अपनी डायनेस्टी लेके आ गया जी, शुंगा डायनेस्टी। इस शुंगा डायनेस्टी का फाउंडर है जी बिदहात्रा। और इस डायनेस्टी का कोई फेमस काम नहीं है शुंगा डायनेस्टी का। और इनके ड्यूरेशन नॉट इम्पोर्टेंट, ड्यूरेशन कभी भी नहीं पूछते, जस्ट फाउंडर पूछते हैं, या उनके जो कोई फेमस काम होंगे, जैसे आपको मैंने बता दिया मौर्य डायनेस्टी में अशोका था, अशोका के जो फेमस काम थे वो सारे बता दिए। इसी तरह जी आगे आ जाती है जी कुशन डायनेस्टी। कुशन डायनेस्टी, एक सेकंड ये बता देता हूँ। तो ये आपको एक तरह से डेमो दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि हम ऐसे आपको पढ़ाएंगे। अब स्टोरी वाइज, अब यही जो सारी बातें हैं मैं आपको जुबानी बता भी देता हूँ एक 2 मिनट में। वो ऐसे कि सबसे पहले 1500 बीसी में आर्यंस यहाँ पे आए। आर्यंस ने क्या किया, यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया, और उसके बाद इन्होंने यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया, जिन्हें हम दास कहते थे वो। उसके बाद फिर उन्होंने पंचायत सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, कास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे हिंदुओं की जो मशहूर बुकें हैं आजकल की वो लिखी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये बुकें लिखी। और इन्होंने हिंदुओं की सरजमीन को कह दिया लैंड ऑफ सेवन रिवर, या जिसे हम कहते हैं सप्ता सिद्धू, वो कह दिया। और उसके आर्यंस के बाद यहाँ पे ईरानी आए। ईरानियों ने फिर इस यहाँ की जो सरजमीन है उसको नाम दे दिया जी घड़ी की इस्तेलाह, घड़ी की तरह हफ्ता हिंदू के। उसके बाद फिर यहाँ पे अलेक्जेंडर द ग्रेट आया। अलेक्जेंडर द ग्रेट 326 बीसी में यहाँ पे इस सरजमीन पे आया। 326 बीसी में उसने बैटल ऑफ हाइडापस लड़ी राजा पोरस के साथ, जिसमें राजा पोरस को शिकस्त हुई। उसके बाद फिर ये मुल्तान में गया। मुल्तान पे वहां पे एक बंदे ने इसे भाला मारा, जहाँ पे ये आजकल का किला है ना मुल्तान का, कासिम फोर्ट जो है, तो यहाँ पे उसे वो भाला लगा था, जिसकी वजह से इसने अपनी मजीद जो फतुहात थी वो तर्क कर दिया। और उसके बाद ये फिर वापस चला गया। इराक में इसकी डेथ होती है और इसको दफन किया जाता है जी ग्रीस में। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में, और ये जो डायरस द ग्रेट है, ये जो मैंने आपको नाम लिए हैं, ये हम अलहदा से जो हमारा टॉपिक है वो मैंने जीके में बना के दिया हुआ है, एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड, उसमें हम इन फेमस पर्सनालिटी को पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं कि इस मुल्क में आके इन्होंने क्या क्या किया, बस ये कर रहे हैं। बाकी इनके बारे में जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी वो हम उस टॉपिक में क्लियर करेंगे। और उसके बाद फिर क्या, अलेक्जेंडर के जाने के बाद यहाँ पे हिंदुओं की डायनेस्टी आ जाती है, जिसके लिए मैंने आपको एब्रीवेशन बताई है MSKG। मौर्य डायनेस्टी, शुंगा डायनेस्टी, किशन डायनेस्टी और गुप्ता डायनेस्टी। तो इसी तरह मौर्य का जो चंद्रगुप्त मौर्य इसका फाउंडर था। चंद्रगुप्त मौर्य का एक पोता था जी अशोका। अशोका ने क्या किया जी, सिंगादर स्तूपा सवात में बनाया। उसके बाद उसने तख्त बही मर्दान में स्तूपा बनाया। तख्त मर्दान को क्या कहते हैं जी, हम हार्ट ऑफ केपी के कहते हैं। और इसी तरह उसने इसका जो लास्ट किंग था वो जी विधात्रा, ये पुष्यमित्रा, ये थे जी। उसके बाद शुंगा डायनेस्टी आ जाती है। तो इस तरह आपको आपने ये सारी चीजें याद कर दी।
बेसिकली तरीका ये बताने का मकसद ये था कि हम आपको पढ़ाएँगे कैसे और आपने ऐसे ही हमें सुनाना है और ये आपसे सुनी जाएँगी। ये नहीं कि आपको पढ़ा के जस्ट हम आपको छोड़ देंगे। ये जैसी चीज़ें हम आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही हम आपसे सुनेंगे। आपने ऐसे ही स्टोरी एज़ सच याद करनी। तो पाक स्टडी का जो डेमो है वो इतना ही इनफ है। इसके बाद मज़ीद हम आपको इस्लामिक स्टडी का बता देते हैं कि वो जी हम आपको कैसे पढ़ाएँगे और आपको मैंने पहले ही पोर्शन इसका बता दिया इंडो पाक हिस्ट्री का 22 से 25 नंबर का जो पोर्शन है आपका, वो आपका इस्लामिक स्टडी में से आता है। सर आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर कल से क्लासेस स्टार्ट कर लेते हैं अपनी। अच्छा तो ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा क्वेश्चन का मैम पोर्शन रखते हैं। हाँ अभी जी, कोई आप पूछ ले इनसे क्वेश्चन। द ग्रेट क्वेश्चन इन्हें इसलिए आंसर कहते हैं कीजिए। कि दुनिया में जी, जी। द ग्रेट इन्हें इसलिए कहते हैं दुनिया में जस्ट 3 बंदे हैं जिन्हें द ग्रेट कहा जाता है। कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा रक़बे पे हुकूमत की, अपने दौर में जिन्होंने सबसे ज़्यादा रक़बे पे हुकूमत की। सबसे पहले आ जाता है जी साइरस द ग्रेट, जिसे सूरत कहफ में ज़ुल्करनैन भी कहा गया है। अब साइरस द ग्रेट या डायरस द ग्रेट सॉरी साइरस द ग्रेट या अलेक्जेंडर द ग्रेट, इन 2 में से कोई एक है, जो कि हज़रत ज़ुल्करनैन है। अब उसका ज़िक्र सूरत कहफ में भी है। अब ये कन्फर्म नहीं है कि वो अलेक्जेंडर है या साइरस है। तो इन्होंने अपने दौर में सबसे ज़्यादा रक़बे पे हुकूमत की और उसके बाद जो थर्ड बंदा है वो है जी अकबर द ग्रेट। अकबर ने देखें अपने दौर में एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा रक़बे पे हुकूमत की है। मुगल ख़ानदान में या इंडिया में जितने भी मुसलमानों ने हुकूमत की है, सबसे ज़्यादा रक़बे पे जो हुकूमत की है वो अकबर ने की, अकबर द ग्रेट। तो इस वजह से इन्हें अकबर कहते हैं जी। अब मज़ीद आप कोई क्वेश्चन हैं आपके पूछें। आपका अब क्लियर हो गया बुशरा? जी, जो ये क्राइटेरिया है एजुकेटर्स का ये जल्द ही आपको बता दिया जाएगा। मार्च के स्टार्ट में आपको ना ये एक पूरी की पूरी ऐड आएगी, उसमें आपको सारा क्राइटेरिया बता दिया जाएगा। और भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी। अभी 15 से 20 मिनट हैं, जिस का कोई क्वेश्चन है वो पूछ ले जी। बेटा 1 घंटे की क्लास होगी डेली। तो इंशाल्लाह आपको बाकी और कोई मसला नहीं है, आपको बेस्ट डेटा यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। वन पेपर के अबाउट आपको पूरे पंजाब का बेस्ट डेटा प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पे। हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएँगे और उसके बाद जो कुछ हम यहाँ पे पढ़ेंगे, आपको उसके डेली बेसिस पे भी आपको नोट्स दिए जाएँगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें जी, 15 मिनट हैं आपके पास।